साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एच रोशन आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं एक नए वीडियो सेशन में क्लास के माध्यम से। और आज बारी है आर सेक्शन की। क्वेश्चन आवर एट 9 PM, 9 बजे का समय है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। 20 क्वेश्चन जिसके माध्यम से लगभग आप 100 प्रश्नों को हल कर सकते हैं और जिससे एग्जाम में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए डालते हैं आज के सेशन पर नजर। और ये ध्यान रखना है कि 20 महत्वपूर्ण सवाल जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से लेकर मैं आया हूं, ये 20 आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझें और हल करें। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये सेट दूसरा है, पहला सेट हो चुका था साइंस का। क्वेश्चन आवर नेट 9 PM आर्ट सेक्शन। मैं एच रोशन आपका दोस्त, मित्र, भाई और एक गुरु मानते हैं तो गुरु के तौर पर भी आपके लिए मैं एक मार्गदर्शन करने आया हूं जिसका लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए और लाइक बटन को दबाइए। कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए और अपने अपने विचारों को जरूर व्यक्त कीजिए। अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए इस चैनल के लिंक को, ताकि ये बड़ा टीम बन सके हम लोग का अपना परिवार के रूप में। तो चलिए सेट दूसरा आर सेक्शन का क्वेश्चन आवर एट 9 PM आपके सामने उपस्थित है। पहला क्वेश्चन लेकर के कहता है, मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ किस ग्रंथ का दर्शन है? तो मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है, ध्यान रखना है। कहता है इसका दर्शन जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से या सनातन धर्म से? तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही छांट सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में इस्लाम कहीं था नहीं, इससे इस्लाम धर्म का कोई यहां लेना देना नहीं है। अब यहां बात आती है कि मिलिंद पन्हो है क्या? तो ध्यान देंगे कि मिलिंद पन्हो को हिंदी में मिलिंद का प्रश्न कहा गया है। मिलिंद का प्रश्न, तो ये ध्यान रखेंगे। और मिलिंद क्या थे? तो मिलिंद एक यूनानी शासक थे और यूनानी शासक जिनका नाम था मिनांडर। तो ध्यान रखेंगे मिनांडर। और मिनांडर की बातचीत होती है एक बौद्ध दार्शनिक, बौद्ध भिक्षु नागसेन से। तो नागसेन बौद्ध भिक्षु थे और ये बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो इन्होंने बातचीत किया, इसी बातचीत को प्रस्तुत किया गया इस पुस्तक में। बौद्ध भिक्षु हैं और बौद्ध भिक्षु के तौर पर इनसे दर्शन के रूप में जो चीजें पूछी मिनांडर ने, उसी का वर्णन इस मिलिंद पन्हो में किया गया। तो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध दर्शन है इसमें, इसलिए आपका आंसर जा रहा है पहला क्वेश्चन का, बौद्ध धर्म का दर्शन है मिलिंद पन्हो। मिलिंद का प्रश्न, मिनांडर और नागसेन की बातचीत याद रखेंगे। यूनानी शासक और बौद्ध धर्म के एक गुरु नागसेन के बीच का आदान प्रदान का वार्तालाप इसमें वर्णन किया गया है। जैन धर्म और सनातन धर्म से इस पुस्तक का कोई संबंध नहीं है। और मिलिंद पन्हो भारत के प्राचीन इतिहास को निर्माण में महत्वपूर्ण एक दर्शन देता है जिससे हम प्राचीन भारत को समझ सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को पराजित कर सकारी का उपाधि धारण किया? सकारी, शकों को हराने वाला। तो पश्चिमोत्तर भारत में शक शासन करते थे और उसी शक शासक में एक शासक थे रुद्र सिंह तृतीय। ऑप्शन आपका है रुद्रदामन, रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह तृतीय और रुद्रसेन द्वितीय। तो शकों में एक शासक थे पश्चिमोत्तर भारत में, रुद्र सिंह तृतीय, और इन्होंने एक आदेश जारी किया था गुप्त वंश के शासक रामगुप्त को कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो तो मैं आक्रमण नहीं करूंगा। और इस रूप में रामगुप्त ने एक साजिश के तहत उनकी बात को स्वीकार कर लिया और पत्नी के भेजने की बात को स्वीकार करते हैं। और उसी रूप में रामगुप्त के जो भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इन्होंने ही उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी का भेष धारण करके जाते हैं रुद्र सिंह तृतीय के पास और छुप करके उनकी हत्या कर देते हैं। और इनकी हत्या करने के साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय ये उपाधि धारण करते हैं, किसका? सकारी का। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का एक इंपॉर्टेंट कहानी है और उस कहानी से पता चलता है कि रुद्र सिंह तृतीय की हत्या के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको सकारी का उपाधि धारण करने का काम किया गया। ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त तृतीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं जिनका कार्यकाल था 380 से 415 तक इनका कार्यकाल रहा। किनका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और ये इसके उपाधि के साथ साथ एक सिक्का जारी करते हैं।
सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नाम था विक्रम सिक्का। और ये विक्रम सिक्का जो जारी करते हैं, ये सिक्का चांदी का बना होता था, ये ध्यान रखना है। और इस प्रकार सकारी की उपाधि धारण करना, चांदी के सिक्कों को जारी करना, इस शक को हराने के बाद, चूंकि शक वाकई काफी ताकतवर होते थे और उनको हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी गुप्त वंश के लिए। और ध्यान रखना कि गुप्त वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ध्यान रखना है, इन्होंने विक्रम संवत भी जारी किया था। तो आपका आंसर बी है। आगे चलते हैं, आपके आर सेक्शन का तीसरा सवाल कि वर्धन वंश के समय चालुक्यों की सीमा थी। वर्धन वंश के समय चालुक्यों की सीमा, चालुक्य वंश जो था साउथ में, जो बहुत ताकतवर थे, उन चालुक्यों की सीमा कहां तक थी वर्धन वंश के समय? तो वर्धन वंश या पुष्पभूति वर्धन, तो ध्यान रखना है। और वर्धन वंश के समय चालुक्यों की सीमा की बात कर रहा है, कहां तक माना गया था? तो ध्यान दें, ये ताप्ती नदी तक, नर्मदा नदी तक, विंध्याचल पर्वत तक या गंगा नदी तक। तो ध्यान देंगे कि भारत में जो भारत का परिसीमन होता है, ये आपको यहां पर ऐसे भारत है, तो यहां पर विंध्याचल पर्वत है, इसके उधर में उत्तर और इधर में दक्षिण, और ये दक्षिण में ही चालुक्यों का शासन था। उत्तर में हरियाणा के क्षेत्र में वर्धन वंश काम कर रहा था, और वर्धन वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन काफी प्रभावी शासक के रूप में वर्धन वंश में जाने जाते हैं। और हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को जब विजित कर लिया, तो इस क्षेत्र में दक्षिण में प्रवेश करने का मन बनाया। और जब दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही बढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत के बाद, तो यहां पर एक नदी बहती है, नर्मदा। इसी नर्मदा नदी के पास उनका सामना होता है चालुक्य वंश के शासक, जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय से सामना होता है, और पुलकेशिन द्वितीय इनको बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। हर्षवर्धन यहां हार जाते हैं, और उसी हार के बाद इस नदी को ही बाउंड्री मान लिया कि चालुक्यों की सेना शासन यहां तक होगा, और इसके इधर जो होगा वो वर्धन वंश का होगा। तो उत्तर भारत में वर्धन वंश और दक्षिण में नर्मदा नदी को ही बॉर्डर मान लिया गया। अर्थात क्या होगा? तो नर्मदा नदी को ही सीमा मान लिया दोनों शासकों ने मिल करके। अब इस प्रकार से वर्धन वंश में चालुक्यों की सीमा कहां तक? तो नर्मदा नदी तक, बिल्कुल याद रखना है। और हराया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ध्यान रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय को। आगे चलें तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ रहा है, चौथा सवाल के रूप में, कि बिहार में कृषि में सिंचाई के लिए जो साधन उपयोग हो रहा है, उससे जोड़ करके सवाल पूछा गया है। कहता है बिहार में कृषि के लिए सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो क्या है? मुख्य साधन पूछ रहा है। सिंचाई मतलब पानी जो खेतों को मिलता है वो किससे दिया जाता है? नहर से, तालाब से, कुआं से या नलकूप से? तो नहर भी है, नलकूप भी है, तालाब भी है, कुआं भी है बिहार में। लेकिन सब में सिंचाई का जो सबसे बड़ा साधन है वो कौन सा है, ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अब यहां ध्यान दें कि नहर से बात करेंगे तो लगता है कि नहर से बहुत होता है, लेकिन नहर से सिंचाई 27.47% होता है। ये ध्यान रखना है। नहर से कितना? 27.47%, जबकि नलकूप से 61.39%। और यही दो बड़ा साधन है। 60 और 27 जोड़ेंगे तो लगभग 90% हो गया। तो मुख्य रूप से साधन जो है दो ही है, नहर और नलकूप। नलकूप को ट्यूबवेल बोलते हैं। ट्यूबवेल कुआं के रूप में जब हम पाइप धंसाते हैं जमीन में, उससे पंपिंग सेट से पानी निकालते हैं, खेतों में डालते हैं, तो उसी को हम नलकूप से सिंचाई कहते हैं। तो ध्यान रखना है। और इस रूप में प्रथम स्थान पर बिहार में कौन है? तो नलकूप है प्रथम स्थान पर। तो ध्यान रखना है, प्रथम स्थान नलकूप का आता है। और प्रथम स्थान बिहार ही नहीं, भारत में भी आज वर्तमान में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से हो रहा है। दूसरे नंबर पर नहर है, बिहार में भी दूसरे नंबर पर है। जबकि तालाब से जो सिंचाई हो रहा है, इस पर ध्यान दें, ये पूछता है तालाब से सिंचाई दक्षिण भारत में होती है साथियों, जिसमें खासकर आंध्रा और तमिलनाडु दो इंपॉर्टेंट राज्य है जहां पर तालाबों से सिंचाई होती है। क्योंकि तालाब वहां खोदने का एक ही माध्यम है, जो कि पठार है, और पठारी प्रदेश में ट्यूबवेल हो सकता है, नदियां भी वैसी नहीं है जिससे नहर निकाल सकते हैं, तो तालाब के द्वारा होता है। और दक्षिण भारत में एक जिला है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली, और तिरुचिरापल्ली में जो सिंचाई होता है वो सबसे ज्यादा तालाब से होता है, और इसलिए तिरुचिरापल्ली को तालाबों का जिला कहा गया है।
तालाबों का जिला बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछा जाएगा कि तालाबों का जिला कौन, तो तिरुचिरापल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो अगला सवाल जो आपको आ रहा है, मतलब इसमें आंसर कौन हो गया, तो इसमें आंसर नलकूप, दूसरे नंबर पर नहर। आगे चलें तो पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर है, बने रहिए वीडियो में, लाइक करते रहिए, सीखते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा और मैं प्रत्येक दिन लेने कर आने का कोशिश कर रहा हूं। पहला सेशन साइंस का हो चुका है, आज आर्ट्स का सेशन चल रहा है आपके लिए। 20 महसूत क्वेश्चन जो आपको हर छात्रों से 20 कर देगा। आप 20 हो जाएंगे, 19 से दूसरे से आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए, कहता है हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, पूरा नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के लिए फसलों पर कार्य कहां पर किया, जगह का नाम पूछ रहा है, देश का नाम पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन है अमेरिका, मनीला, भारत या मेक्सिको। तो ध्यान रखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन दुनिया में जो आया था 1960 में आया था और 1960 के दशक में 60 से 70 का काल ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण काल माना जाता है। भारत में भी इसी समय हुआ और विश्व स्तर पर भी इसी समय हुआ। और 60 से 70 के बीच इन्होंने ही, जो अमेरिका के रहने वाले थे, कहां के रहने वाले, अमेरिका के, तो वैज्ञानिक पूछेगा किस देश के थे, तो अमेरिका के, लेकिन कार्य जो किया वो मैक्सिको में किया। कार्य कहां किया, मैक्सिको में। और क्या किया, तो एक गेहूं का विशेष पौधा बनाया, बौना किस्म, ड्वार्फ वैरायटी, और इसी से गेहूं का उत्पादन बढ़ाया, जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन का काम शुरू हुआ। तो ध्यान रखना है कि काम जो किया था वो कार्यस्थली के रूप में मैक्सिको और जन्मस्थली याद रखेंगे अमेरिका। आगे चलें तो मनीला से एक तथ्य है कि मनीला चावल अनुसंधान केंद्र है, ये फिलीपींस की राजधानी है और फिलीपींस में विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र काम करता है। भारत में अगर हरित क्रांति की बात करें तो 1967-68 में यह लाया गया था, जिसमें इसी बौने किस्म के पौधे का प्रयोग किया गया था और यह काम किया था भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो ध्यान रखना है, स्वामीनाथन ने किया था और इस रूप में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो भारत में जनक पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। ध्यान देना है कि जो हरित क्रांति आई थी उसमें विशेष ध्यान किस पौधे पर, तो गेहूं के पौधे पर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए। तो चलिए, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, बिल्कुल ध्यान से, और चीजों को समझते रहिए क्या हो रहा है, किस रूप में काम किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए। तो कहता क्या है कि निम्नलिखित में किस आर्टिकल के तहत स्थानीय निकाय का गठन किया गया। ये बिल्कुल पॉलिटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं जिससे सवाल अक्सर बराबर पूछता रहता है एग्जाम में। तो कहता है कि एक आर्टिकल के बारे में बताइए, संविधान में जो अनुच्छेद लिखे गए हैं जिसके आधार पर देश चलता है, उस आर्टिकल के तहत जो लोकल बॉडी होता है, शहर में नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, उसके बारे में राज्य सरकार कैसे डिसीजन लेगी, किस आधार पर लेगी। क्योंकि ध्यान रखना है कि ये नीति निर्देशक तत्व है राज्यों के लिए, जिसका वर्णन 36 से 51 के बीच किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहां पर 38 है, 39 है, 40 और 41 है। और चारों के बारे में जानना है, आपको पूछ रहा है कि स्थानीय निकाय का वर्णन किससे संबंधित है। तो ध्यान देंगे कि पहला तो कि स्थानीय निकाय, नगर निगम या जो भी लोकल बॉडी होता है उसके लिए सारा प्रावधान आर्टिकल 40 में किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 40 में। अब यहां क्या कहता है कि 38 क्या है, तो 38 कहता है राज्य में आय की असमानता दूर की जाएगी। राज्य में आय की असमानता जो है, जो अलग अलग लोगों के पास धन, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो सब में धन बराबर बटे, इसके लिए राज्य काम करेगी। तो राज्य आय की असमानता को क्या करेगी, दूर करेगी। पहला 38। 39 कहता है कि जो राज्य में भौतिक संपत्ति है इसका बंटवारा विकेंद्रीकरण किया जाएगा। भौतिक संपत्ति का विकेंद्रीकरण होगा, मतलब बांटा जाएगा सबके बीच। इसके अलावा महिला और पुरुष की बात करें तो महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना होगा। राज्य कहता है, राज्य को यह निर्देश देता है संविधान कि महिला और पुरुष अगर एक ही तरह का काम कर रही है तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए।
40 हमने कहा स्थानीय निकाय का प्रावधान है, जबकि 41 क्या कहता है? तो 41 कहता है कि असमर्थ लोग अगर राज्य में हैं, बूढ़े हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो उनकी सरकार जो असमर्थ लोग हैं उन असमर्थ लोगों की क्या करेगा? सरकार मदद करेगी। तो ये चारों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, जिसका वर्णन 36 से 41 के बीच किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, आपके लिए ध्यान रखना है। अब 7वां जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी लगभग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही जुड़ा हुआ है और यहां भी बातें की गई है क्वेश्चंस के रूप में कि प्रसूति हित लाभ से संबंध आर्टिकल है कौन? प्रसूति हित लाभ मतलब एक प्रेग्नेंट महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको हित लाभ देना है, पैसा देना, आर्थिक मदद देना है। इसके लिए बारे में वर्णन कब है? तो अभी हमने कहा था कि आर्टिकल 41 क्या है? तो 40 है असमर्थ लोगों को मदद पहुंचाएगी सरकार, उसको सहयोग करेगी। 42 क्या कहता है? तो 42 कहता है प्रसूति हित लाभ का काम होगा। यही आर्टिकल बताता है कि सरकार, जो राज्य सरकार होगी, वो प्रेग्नेंट महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को लाभ देगी, उनको आर्थिक मदद के रूप में जो भी करना होगा वो सरकार करेगी, ये ध्यान रखना है। जबकि 43 क्या कहता है? तो कहता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो सरकारी जो क्षेत्र है, सरकार अगर कोई रोजगार देती है किसी काम में, किसी सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब सार्वजनिक क्षेत्रों में। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो अवसर है वो अवसर महिला और पुरुष दोनों को क्या मिलेगा? समान अवसर मिलेगा। किसी को महिला लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, जितना महिला को अधिकार है उतना ही पुरुष को है। जबकि 44 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल चर्चा में है, जिसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। तो समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया आर्टिकल 44 में। ये कॉमन सिविल कोड पर भी चर्चा हो रही है कि पूरे देश में, एक देश में सभी नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल, आंसर जा रहा आपका बी। आगे चलें, 8वां सवाल जो आपके क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने है, कह रहा है क्या? कहता है कि संगमकालीन कौन सा ग्रंथ एक व्याकरण ग्रंथ है? तो सभी ग्रंथ संगमकालीन हैं और सभी में अलग अलग चीजों का वर्णन है। ध्यान रखें, कुरल एक तमिल साहित्य है और तमिल साहित्य के रूप में इसको तमिल का रामायण कहा गया है। तमिल का क्या कहा गया है? रामायण कहा गया है। और इस तमिल के रामायण के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, तिरुवल्लुवर को लेखक के रूप में याद किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये रामायण से जुड़ा हुआ है। और तमिल के रामायण, तमिल में भाषा में रामायण लिखने वाले ऋषि मुनि का नाम याद रखेंगे, कम्मन ऋषि। जबकि कुरिल भी एक तमिल के रामायण के रूप में जाना जाता है। जबकि जीवक चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवक चिंतामणि एक विवाह ग्रंथ है, ध्यान रखना है। क्या है? विवाह ग्रंथ है और ये जैन धर्म ग्रंथ है। ध्यान रखना है, कौन धर्म ग्रंथ? जैन धर्म ग्रंथ। और जीवक चिंतामणि जैन धर्म ग्रंथ के साथ साथ विवाह के बारे में वर्णन करता है। और यहाँ 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। और इसके लेखक हैं तिरुक देवर। लेखक कौन है? तिरुक देवर, ये ध्यान रखना है। तो लेखक का नाम भी पूछेगा। अब आपसे जो पूछा व्याकरण की पहली ग्रंथ संगमकालीन, तो ध्यान देंगे कि आपका आंसर होना चाहिए क्या? सी, क्योंकि यही, ये नहीं, सी नहीं, डी। सी तो एक अलग कहानी है शिल्पाधिकारम की। शिल्पाधिकारम जिसको नूपुर की कहानी भी कहा गया है। किसकी कहानी? नूपुर की कहानी। तो ध्यान रखना है, नूपुर नाक में जो पहनते हैं लोग, नोज पिन, उसी को नूपुर कहते हैं। नूपुर गिर जाता है और इसमें रानी और राजकुमार के बीच जो संबंध है उसके बारे में वर्णन किया गया और इसका नाम रखा गया शिल्पाधिकारम। और इसको एक नाम दिया गया तमिल साहित्य का इलियड। तमिल साहित्य का इलियड। और लेखक के रूप में याद रखेंगे इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल इसके क्या हैं? लेखक हैं। तो ये याद रखना है। शिल्पाधिकारम, इसको नूपुर की कहानी भी कहते हैं और इसमें इलियड के रूप में इनकी तुलना की गई है। जबकि तोलकापियम के लेखक कौन हैं? तोलकापियम के लेखक हैं कौन? तोलकापियर। तोलकापियर। तो तोलकापियर जो हैं, इन्होंने तोलकापियम लिखा और तोलकापियम जो लिखा यही तमिल साहित्य का पहला व्याकरण ग्रंथ है। तो लेखक कौन? तोलकापियर। और पहला व्याकरण ग्रंथ कौन? तो तोलकापियम। तो ये आपका 8वां सवाल, आंसर जा रहा है पहला व्याकरण ग्रंथ। एक ग्रंथ व्याकरण के रूप में कौन है? तोलकापियम है। अब आगे चलते हैं, अगला जो सवाल है आपके लिए 9वां, बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट और तथ्य बीपीएससी जैसे एग्जाम में ऐसे ही सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। कहता है चोल वंश से संबंधित कथन पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए कि कौन कथन सही है, कौन कथन गलत है। कहता है यह पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल प्रसिद्ध था, क्योंकि यहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था और स्थानीय स्वशासन ही इस सत्ता की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन का प्राचीन काल में इतिहास में पहली बार चोल वंश में ही मिलता है। तो ध्यान रखेंगे ये था। करा विजयालय के चोलों की राजधानी तंजौर थी। तो ध्यान रखना है कि विजयालय ने चोल वंश का स्थापना किया था 9वीं शताब्दी में, और ये तब किया था जब चंदौर को जीता और तंजौर को ही राजधानी बनाया और साथ ही यहाँ नर केसरी का उपाधि धारण करता है और धारण करके साथ ही तंजौर को राजधानी के रूप में वहां से एस्टैब्लिश करता है चोल वंश का। तो ये भी सही है। कहता है चोल वंश, चोल का शासन जो था प्राचीन काल से आधुनिक काल तक चलता है। ये थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है, यहां पर ये सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि चोल वंश का स्थापना हुआ था 300 बीसी में। कब हुआ था? 300 बीसी में, और लास्ट में 1279 तक जाता है ईस्वी सन तक। तो ध्यान रखेंगे लगभग 1600 साल का शासन है और अंत में राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल शासक होते हैं और इन्हीं के द्वारा चोल वंश अंत हो जाता है 1279 में। और 1279 में मध्यकाल चल रहा था साथियों। 1207 में 712 में इस्लाम आता है और 1707 तक मध्यकालीन माना गया है औरंगजेब तक। तो ये 1279 मतलब आधुनिक काल तक नहीं, कहां तक जाएगा? मध्यकाल तक जाएगा। तो ये गलत है यहां। जबकि कहता चोलों के पास एक मजबूत नौसेना थी। बिल्कुल सही है। इनके पास नेवी था और नेवी के द्वारा श्रीलंका तक को विजित कर लिया था इन लोगों ने। तो ध्यान रखना है, मतलब 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन में यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहां पर जो आंसर होगा उसमें यहां 2 समझना इसको, और 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। इसलिए आंसर क्या होगा? ये सी। आगे चलते हैं, अगला सवाल, 10वां सवाल आपके लिए। किस चोल शासक को अभिलेखों में सुंगमितव्रत कहा गया है? सुंगमितव्रत कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्राचीन भारत के स्थान में संगम काल में चोल प्रशासन से रिलेटेड 2-3 सवाल जो दिया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर कहता है कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम और परांतक द्वितीय, चारों इंपॉर्टेंट शासक हैं, जिसमें एक शासक कुलोत्तुंग प्रथम, इन्हीं को सुंगमितव्रत कहा गया है। तो आंसर तो यही सही है। ध्यान रखना है, ध्यान देंगे कि कुलोत्तुंग प्रथम से ही चोल चालुक्य वंश शुरू होता है और यहीं से इन लोगों ने, कुलोत्तुंग ने एक नया काम किया कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ता है, व्यापारिक संबंध, और वहां से व्यापार करना शुरू करता है। और इसी क्रम में ये कुलोत्तुंग प्रथम 72 सदस्यों का दल चीन भेजता है व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के क्रम में टैक्स में भारी छूट देता है, कर में, और टैक्स में छूट देने के कारण इसको कहा गया सुंगमितव्रत, क्योंकि सुंगमितव्रत को ही कहा जाता है कर में छूट देने वाला। कर में क्या देने वाला? छूट देने वाला को साउथ में कहा जाता है सुंगमितव्रत। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा? कुलोत्तुंग प्रथम। आगे प्रश्न में इन सब के बारे में आएगा, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, परांतक, सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आगे चलिए, 11 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों। देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कहता है सुमेल कीजिए। किसको सुमेल कीजिए? तो एक झील है और इधर टाइप है झील का। कहता है बुलर झील, चिल्का झील, लोनार झील, देवताल झील। क्रेटर है, यहां क्रेटर होगा। हिमानीकृत झील, भूगर्भिक झील या अनूप झील। तो बुलर झील कहां है? कश्मीर में, और कश्मीर में जितने भी झील हैं वो भूगर्भिक झील हैं, जमीन के धंसने से बना है। चिल्का झील एक प्रकार का अनूप झील है, लैगून झील है या ख्याल झील है। जबकि लोनार झील ज्वालामुखी के क्रेटर से बना, इसलिए क्रेटर झील। और देवताल झील उत्तराखंड में है, जो बर्फ के पिघलने से पानी जमाव से बना हिमानीकृत झील। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो याद रखना है ए का 3, ए का 3 है सब, बी का 4 तो बी का 4 2 गो है, और सी का 1 तो सी का 1, मतलब आंसर जा रहा आपका सी। तो आंसर क्या करेंगे? सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का ये सवाल। आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है पूना मदा कयाल, पूना मदा कयाल किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना? तो कहेंगे केरल राज्य में है। आंसर क्या होगा? केरल राज्य में। कयाल क्या होता है? कयाल का दूसरा नाम अनूप भी है, इसी को लैगून भी कहते हैं। तो ये एक झील जैसा कयाल है।
केरल में। और इसी में एक इंपॉर्टेंट नौकायन दौड़ होता है, नौकायन दौड़, और इस दौड़ का नाम है बल्लम काली, बल्लम काली नेहरू ट्रॉफी। तो ये ध्यान रखना है, हर साल होता है और ये ट्रॉफी इसी केरल के पूना मादा क्याल में होता है, इसलिए एग्जाम में पूछता है। और क्याल क्या होता है कि अवक्षेपों के जमाव से, निषेधों के निक्षेपण क्रिया से जब जमता है और एक झील बन जाता है बीच में, तो उसको क्याल कहते हैं। और पूना मादा क्याल केरल में नौकायन दौड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चल रही है 13 नंबर सवाल, कह रहा है निम्नलिखित में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में निहित है। तो राष्ट्रपति का प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का जो प्रक्रिया है वो 52 से 61 तक दिया गया है, 52 से 61 तक। तो क्या है निम्नलिखित में राष्ट्रपति का प्रावधान निर्वाचन का, तो 52 में क्या है, राष्ट्रपति का एक पद दिया गया है कि देश में सर्वोच्च पद होगा जो राष्ट्रपति का, वो 52 कहता है। 53 क्या कहता है कि जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। 54 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात करता है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे, कौन भाग लेंगे, कौन मतदान देंगे या नहीं देंगे। जबकि 55 कहता है निर्वाचन की प्रक्रिया कि निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। तो ये आपको राष्ट्रपति से संबंधित चारों आर्टिकल है, जिसमें आपसे पूछा निर्वाचन संबंधित प्रावधान, तो निर्वाचन संबंधित प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल 44 होगा। तो ध्यान रखना है प्रावधान, निर्वाचन संबंधित प्रावधान पूछा, निर्वाचक मंडल होता तो 54 होता, लेकिन निर्वाचन प्रावधान क्या होगा, तो डी होगा आंसर। आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ध्यान रखना है कि आंसर के रूप में क्या लेंगे, डी लेंगे। आगे चलिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया लाई गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है दोस्तों, जब राष्ट्रपति किसी आरोप में फंस जाते हैं कि किसी तरह का उन पर कोई कदाचार का किसी तरह का आरोप लगता है, तो उनको पद से हटाने के लिए सरकार नॉर्मली ये काम करती है कि महाभियोग लगाती है, और महाभियोग के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति पद से। तो ध्यान रखना है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सा प्रावधान दिया गया है। तो ध्यान दीजिए प्रावधान पर, कौन सा प्रावधान है। तो आपके पास 4 आर्टिकल है जिसके बारे में पूछा गया, आर्टिकल 61, 55, आर्टिकल 60 और 72। तो 61 क्या है, तो 60 में क्या है, शपथ प्रत्यय। 60 में क्या है, शपथ ग्रहण का बात है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होगा। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया कि महाभियोग कैसे लगेगी, किस कंडीशन में लगेगी। 55 अभी हमने कहा था निर्वाचक की प्रक्रिया है, जबकि 72 क्या है, तो आर्टिकल 72 कहता है कि अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया तो उनको मृत्यु दंड को उम्र कैद में या उसको क्षमा करने का अधिकार क्षमा दान के रूप में क्षमा शक्ति प्रदान करता है, किसको, राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार से आर्टिकल में महाभियोग पूछ रहा है, तो महाभियोग की प्रक्रिया किससे निकलेगी, तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 से, 60 से नहीं 61 से। 60 में तो शपथ ग्रहण है, जबकि किसमें है, तो 61 है महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल 15 नंबर क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के समय सर्वाधिक जो राजस्व था वो किससे प्राप्त होता था। दिल्ली सल्तनत जब सुल्तानों का काल था, तो ध्यान रखेंगे, और 712 से शुरू होता है इस्लाम का उदय, और 1200 आते आते दिल्ली सल्तनत का गठन होता है 1205-6 में। तो सर्वाधिक आय का स्रोत कौन था, ये चारों आय के स्रोत थे, जजिया कर, जकात, खराज और खुम्स। जजिया जो होता था ये लगता था गैर मुस्लिमों पर, तो जजिया लगता था किस पर, गैर मुस्लिमों पर। और ध्यान रखना है कि गैर मुस्लिमों पर लगाने वाला पहला जो शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो ध्यान रखना, जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, और संपन्न जो व्यक्ति होते थे उनसे 40 टंका, मध्यम वर्ती में 20 टंका, और जो सबसे गरीब होते थे उनसे 10 टंका। तो ये ध्यान रखना है, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जजिया कर था, जिसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम करता है भारत आकर के 712 में। जकात जो था ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, किससे, मुस्लिमों से, और ये लिया जाता था आय का 2.5%।
जकात। तो ध्यान रखना है। और खराज जो था यही था भू राजस्व कर। कौन कर? भू राजस्व कर। और ये लगता था उपज का 1/3, जो इतना उपज होता था उसका 1/3 खराज लगता था। जबकि खुम्स जो था ये लूट का माल हुआ करता था। लूट का माल, जो सेना युद्ध लड़ती थी और युद्ध के बाद जो उनको माल प्राप्त होता था उसको खुम्स कहते थे। और खुम्स का बंटवारा होता था 80 और 20 के रेशियो में। मतलब 80% सैनिकों को और सैनिकों के साथ साथ 20% सुल्तान को या सल्तनत को चला जाता था, राज्य को। इस प्रकार से तो सबसे ज्यादा जो आय प्राप्त हो रहा था दिल्ली सल्तनत में वो किससे? खराज से, जो क्या था? भू राजस्व कर था। सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे चलिए, 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इनमें से कौन सगुन नहीं थे? तो भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो दो तरह के संतों की बात आती है, एक सगुन और एक निर्गुण। सगुन मतलब जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करे, ईश्वर को किसी आकार के रूप में देखे, वो सगुन। और जो ईश्वर को निराकार माने कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण। तो कहता है सगुन कौन नहीं थे, मतलब निर्गुण कौन थे? सगुन नहीं थे मतलब निर्गुण थे। तो तुलसीदास सगुन थे क्योंकि ये राम को अपना आराध्य मानते थे। जबकि रामदास राम और हनुमान दोनों को मानते थे। रामदास का पूरा नाम समर्थ रामदास है और यही शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। शिवाजी के धार्मिक गुरु। तो ये याद रखना है, आंसर यही जा रहा है, आंसर सी। क्योंकि ये क्या सी नहीं है आंसर, क्योंकि सगुन नहीं थे ये पूछ रहे तो सगुन है। जबकि सूरदास जो हैं, ये सूरदास कृष्ण के भक्त थे। याद रखना, सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के। मतलब ये भी मानते थे कि ईश्वर हैं और कृष्ण के रूप में हैं। जबकि रैदास जो मीराबाई के गुरु थे, ये निर्गुण के मत के मानते थे। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निर्गुण है। तो रैदास ही आंसर होगा। तुलसीदास राम के, सूरदास कृष्ण के और रामदास राम और हनुमान के आराध्य माने जाते थे। तो ये ध्यान रखना है। अब 17 नंबर क्या कर रहा है? भारत में सर्वाधिक खनिज किस भाग में मिलता है? 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछा गया है बीपीएससी और यूपीएससी में भी कि भारत में सर्वाधिक खनिज मिनरल्स किस भाग में मिलता है। तो आपको पता होगा कि भारत में खनिज मिलता है झारखंड में, झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा में। ये तीन जो राज्य है, यहां लगभग देश का 60% खनिज प्राप्त होता है, जिसमें पश्चिम लिख रहा है, दक्षिण लिख रहा है, दक्षिण पूर्व लिख रहा है और उत्तर लिख रहा है। तो ध्यान देंगे कि अगर हम भारत का मैप बनाएं तो ये तीनों राज्य का जो अवस्थिति है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ झारखंड है, यहाँ उड़ीसा है, तो यहाँ पर है। तो ये किधर है? अगर इधर से देखें, अगर पूरा डायरेक्शन, तो ये दक्षिण पूर्व में है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा आंसर। मतलब आंसर क्या होगा? सी। अब 18 नंबर को देखें, क्या कह रहा है? कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। कहता है कि गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट होता है। सही है कि गलत? तो बिल्कुल सही है। सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट होता है, क्योंकि इसमें 70% से अधिक लोहा पाया जाता है। लोहा मतलब आयरन। ये ध्यान रखना है। इसका सूत्र Fe2O3 होता है, Fe3O4 होता है, Fe3O4। जबकि हीमेटाइट लोहा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। गलत है, लोहा की मात्रा सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट में होता है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है स्टेटमेंट। हीमेटाइट अच्छा होता है लेकिन मैग्नेटाइट से कम अच्छा होता है। भारत में लोहा धारवाड़ तंत्र से प्राप्त होता है। ये सही है, क्योंकि धारवाड़ तंत्र के चट्टानें धात्विक होती है और इसी धात्विक चट्टानों से नॉर्मली हमें धातु प्राप्त होता है लोहा के रूप में। करा मैग्नेटाइट से चुंबक बनता है। बिल्कुल, मैग्नेट जो नाम पड़ा है वो मैग्नेटाइट से पड़ा है और मैग्नेटाइट यही है Fe3O4, जबकि हीमेटाइट का सूत्र Fe2O3 होता है। ये ध्यान देना है। तो आंसर क्या हो रहा है? ये पहला सही, तीसरा सही और चौथा सही। 1, 3 सही है और दूसरा गलत है। तो 1, 3 और 4 सही है। तो 1, 3, 4 में आंसर जा रहा है आपका सी के नाम। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, 19 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित किस आर्टिकल के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? तो ये आर्टिकल संविधान में वर्णन है, आर्टिकल 93 में। किसमें है वर्णन? 93 में, कि लोकसभा का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा।
लेकिन अगर विधानसभा की बात करता तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 178 में वर्णन है। अगर विधानसभा किसी राज्य की बात करता तो, केंद्र की बात कर रहा है तो लोकसभा में 93, जबकि आर्टिकल 82 क्या कहता है कि 82 कहता है कि सदन या जो हमारा सरकार है या सदन है, वो सदन हमेशा जब जनगणना होगा तो जनगणना के बाद हमेशा एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी, परिसीमन अधिनियम बनाएगी और नए नए परिसीमन मतलब एमपी का सीट, एमएलए का सीट कैसे होगा, किस रूप में होगा, उसका गठन के लिए जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। तो यह ध्यान रखना है। आर्टिकल 82। 352 क्या कहता है, तो ये तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है कि राष्ट्र में जब कोई आपात आ जाए तो आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, जबकि सभी गलत है। तो क्या आंसर होगा, तो 19 का आंसर है चुनाव की प्रक्रिया। ए आंसर सही है। कौन आंसर सही है, ए। आर्टिकल 82 याद रखना है, परिसीमन आयोग का गठन जनगणना के बाद, और 352 आपातकाल, 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अंतिम सवाल आज के सेशन का, जो 8 सेशन का था, और वो है आपका पॉलिटी से संबंधित। कह रहा है निम्नलिखित में राष्ट्रपति महोदय किस आर्टिकल के तहत संसद सत्र को आहूत या आह्वान करते हैं। तो संसद सत्र बुलाने का जो अधिकार दिया गया है वो संसद सत्र बुलाने के लिए आर्टिकल 85 में वर्णन है। किसमें वर्णन है, 85 में। तो ध्यान रखना 85 में वर्णन किया गया है। क्या किया गया है कि संसद का सत्र बुलाने का अधिकार सरकार को है, और यह मामला सरकार के संसद के संसदीय समिति करती है, कैबिनेट की संसदीय समिति करती है, जबकि इसका औपचारिक निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। तो आर्टिकल 85 कहता है कि संसद सत्र का बुलाने का अधिकार सरकार को है, सरकार उस पर एक संसदीय कैबिनेट समिति निर्णय करेगी और उस निर्णय को औपचारिक रूप राष्ट्रपति देंगे। जबकि 61 हमने कहा था, क्या है 61, तो महाभियोग की प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति पर है। आर्टिकल 52 हमने कहा था राष्ट्रपति का पद है, और जबकि 108 क्या है, तो 108 कहता है कि धन विधेयक को छोड़ करके किसी अन्य विधेयक पर यदि सदन में गतिरोध पैदा हो जाए, सदन चलाने में दिक्कत हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। कौन अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। तो ये ध्यान रखना है, और इस प्रकार से ये आपका महत्वपूर्ण 20 सवाल संपन्न हुआ। दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और बिल्कुल तैयारी को एक ऊंचाई तक ले जाना है। और ये सिस्टम शुरू हुआ है अभी, धीरे धीरे इसमें और परफेक्शन आएगा, और हम लोग एक नए सिरे से एक नई तैयारी को एक नए लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, ताकि हर वो बच्चा जो जुड़ा हुआ है दूर से नजदीक से, वो निश्चित तौर पर सफल हो सके। तो चलिए आज का